नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का सेकंड चैप्टर संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुए उनके बारे में अध्ययन किया था। यदि वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सल्तनत कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सल्तनत कालीन जो प्रशासन व्यवस्था जो है उसके बारे में यदि मैं बात करूं तो उसको हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। एक तो जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी उस वह है, और दूसरी जो वहां पे जो प्रांत हुआ करते थे, जो इक्ता जो हुआ करती थी, उनमें जो प्रशासनिक व्यवस्था थी तो उसको प्रांतीय प्रशासन के नाम से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन में जो सबसे प्रमुख जो पद है वो है सुल्तान का। और जो सुल्तान है वो राज्य की संपूर्ण शक्ति रखता है, मतलब सारी प्रकार की जितनी भी शक्तियां हैं वो किसके पास में है? सुल्तान के पास है। चाहे तो वह राजनीतिक शक्ति हो चाहे मजहबी शक्ति हो, मतलब मजहब से संबंधित जो पावर्स हैं या शक्तियां हैं वो भी सुल्तान के पास में है, और जो अन्य जो राजनीतिक पावर्स हैं वो भी सारी किसके पास में है? सुल्तान के पास में है। जितनी भी राजनीतिक नियुक्तियां करनी है, अपने प्रशासनिक जो नियुक्तियां करनी है वो सारी की सारी कौन करता है? सुल्तान करता है। इसके बाद में हम बात करें अमीर वर्ग। यहाँ पे अमीर वर्ग से आप ऐसे मत विचार करें कि हाँ कोई अमीर व्यक्ति होता होगा, नहीं। यहाँ पर जितने भी उच्च पदों पे जो प्रशासनिक पद हैं उन सबको क्या कहा जाता है? उन जो प्रशासनिक पदों पे जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता था उनको कहा जाता था अमीर वर्ग। और इल्तुतमिश के समय जब हमने अध्ययन किया था तो इल्तुतमिश ने इन अमीर वर्गों का एक 40 अमीरों को लेकर एक गुट की स्थापना की थी जिसको चालीसा के नाम से जाना जाता है। और इल्तुतमिश ने बाकी जितने भी प्रशासनिक पद थे वो सारे इस चालीसा जो गठन किया था या चालीसा जो संगठन था इसी से व्यक्तियों को वहां पे पदस्थापित करता था। इसके बाद में सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी जिसको मजलिस ए खिलाफत के नाम से जाना जाता था, लेकिन सुल्तान कतई ही इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। वह अपने इच्छा अनुसार डिसीजन ले सकता था। केवल इसका कार्य क्या था? इसको सलाह देना। सलाह मानना या नहीं मानना वो किस पे डिपेंड करता था? सुल्तान पे डिपेंड करता था। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे जो चार प्रमुख ये मंत्री हुआ करते थे, वजीर, आरिज ए ममालिक, दीवाने इंसा और दीवाने रिसालत। इन ये सबसे प्रमुख मंत्री थे या प्रमुख पद थे, इसीलिए उस समय इनको चार प्रमुख स्तंभ के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले बात करते हैं वजीर की। वजीर जो हुआ करता था वो दीवाने विजारत या कहें वित्त विभाग इसका प्रमुख होता था, और इसके अंडर तीन ये कर्मचारी कार्य करते थे। उनमें सबसे पहले बात करें मुस्तोफी। मुस्तोफी होता था महालेखा परीक्षक, मतलब अकाउंटिंग से संबंधित कार्य करता था। लेखा जोखा सही है या गलत ये जांचने परीक्षण करने का कार्य करता था। एक होता था खजीन, इसको कह सकते हैं अकाउंट्स ऑफिसर, या जो कार्य क्या करता था मतलब ट्रेजरी ऑफिसर होता था, एक तरह से जो खजांची हुआ करता था। खजाने का पूरा देखभाल करना वो सारा कार्य किसके पास था? खजीन के पास। फिर एक होता है मजूमदार, ये हिसाब संग्रह करता था, हिसाब किताब लेन देन का जितना भी कार्य है वो सारा कौन देखता था? मजूमदार देखता था। ये तीनों कर्मचारी इस दीवाने जो विजारत है या वित्त विभाग है वजीर के अंडर में रहते थे, कार्य करते थे। फिर बात करें आरिज ए ममालिक की। आरिज ए ममालिक जो है वो दीवाने आरिज या कहें कि सैन्य विभाग का क्या होता था? प्रमुख होता था। लेकिन ध्यान रखें इसको सर्वोच्च सेनापति नहीं माने। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च सेनापति हमेशा कौन होता था? सुल्तान होता था। हालांकि ये सेना विभाग का जरूर प्रमुख हुआ करता था। सेना की जैसे रसद की व्यवस्था करना है, उसके सैन्य जो सामान है उसकी व्यवस्था करने का कार्य, ये सारे कार्य ये देखता था। इसके बाद में करें दीवाने इंसा, ये शाही पत्र व्यवहार से संबंधित जो कार्य है वो देखता था। फिर है दीवाने रिसालत, ये एक विदेश मंत्री की तरह कार्य करता था कि अन्य जो शासक है उनसे किस तरीके से किस विषय पे बातचीत करनी है, वो सारे कार्य कौन देखता था? दीवाने रिसालत। इसके आगे हम बात करें अन्य मंत्रियों के बारे में, यदि हम बात करें तो सद्र उस सुदूर। सद्र उस जो सुदूर जो पद है ये दीवान एक खैरात या कहें धर्म विभाग का प्रमुख हुआ करता था, और इसका एक अलग से कोष होता था। अब इसमें पैसा कहां से आता था? वो आता था जो जकात से जो प्राप्त धनराशि है वो इस कोष में एकत्रित की जाती थी, और इस कोष पे संपूर्ण जो नियंत्रण होता था वो किसका होता था? सद्र उस सुदूर का। ये डिसीजन लेता था
और हमेशा ये जो पैसा आता है ये धार्मिक रूप से जो मुस्लिम जो लोग थे या मुस्लिम धर्म से संबंधित जो भी कार्य करना है उसमें ही खर्च किया जाता था, अन्य किसी कार्य में खर्च नहीं होता था इसका कोष। आगे बात करें काजी उल कुजात की। काजी उल जो कुजात है वो न्याय विभाग का प्रमुख हुआ करता था, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि सर्वोच्च पद पे होता था, नहीं, ये न्याय विभाग का तो प्रमुख है, लेकिन इसके ऊपर भी जो डिसीजन लेने वाला है वो कौन होता है? सुल्तान होता है। बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक जो है ये सूचना विभाग का प्रमुख हुआ करता था। सूचनाओं से संबंधित जितना भी कार्य है वह किसके अंडर में हुआ करता था? बरीद ए मुमालिक के। फिर है दीवाने वकूफ। इस पद की जो स्थापना की थी वो की थी जलालुद्दीन खिलजी ने, और इसका जो कार्य था वो व्यय के कागजात तैयार करना इसका कार्य था। दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज जो पद है इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसका जो प्रमुख कार्य था वो था बकाया राजस्व को कैसे एकत्रित किया जाए और उसको एकत्रित करना इसका कार्य हुआ करता था। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पद की स्थापना की थी या इस विभाग की स्थापना की थी, और इसका जो कार्य था वो था भूमि को कृषि योग्य बनाना, ये प्रमुख कार्य था। अब इन पदों के अलावा जो प्रमुख मंत्री थे या कर्मचारी थे जो हमेशा दरबार में या कहें कि राजमहल में प्रेजेंट होते थे, तो वो कौन कौन से प्रमुख पद हैं उनमें बात करें। सबसे पहले वकीले दर। वकीले जो दर था ये शाही महल व सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेवाओं हैं उनका जो प्रबंधन है वो कार्य कौन देखता था? वकीले दर। दूसरा है बारबक। बारबक का कार्य था दरबार की शानो शौकत और रस्मों की देखरेख करना का कार्य किसका था? बारबक का। और अमीर हाजिब ये सुल्तान से मिलने वालों की जांच पड़ताल करता था, और दरबार में जो शिष्टाचार है उसके लिए भी उत्तरदायी कौन था? अमीर हाजिब। मान लीजिए सुल्तान का कोई दुश्मन है और वह उससे मिलने के बहाने आ जाए, उस पर हमला कर सकता है, तो इसलिए पहले उसकी क्या की जाएगी? तलाशी ली जाएगी, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, ये सारा कार्य करता था अमीर हाजिब। फिर अमीर शिकार, जैसे सुल्तान यदि जब भी कभी शिकार पे जाएंगे तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? अमीर शिकार करेगा। अमीर मजलिस सभाओं और दावतों या विशेष उत्सवों का जो प्रबंधन है वो सारा अमीर मजलिस देखता है। और सर ए जहांदार, सुल्तान के जो अंगरक्षक हैं उनका जो प्रधान है उसको सर ए जहांदार के नाम से जाना जाता था। तो ये 6 जो कर्मचारी हैं ये हमेशा दरबार में राजमहल में उपस्थित होते थे, और इनके ये जो कार्य अपन ने अध्ययन किया ये सब थे। तो इस तरीके से हमने अध्ययन कर लिया केंद्रीय प्रशासन के बारे में। अब बात करते हैं प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो प्रांतीय जो शासन है या प्रांतीय जो प्रशासन है उसकी हम बात करें तो ये केंद्रीय शासन का प्रतिरूप था। प्रतिरूप का मतलब जिस तरीके से केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी ठीक उसी का एक तरह से फोटो प्रति कह सकते हैं प्रतिरूप था, वो राज्य में लागू था। अब उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जितना अपने सिलेबस में दे रखे हैं वो ही अपन अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रांतपति है, जिस तरीके से केंद्र में सुल्तान सर्वोच्च पद पे होता है उसी तरीके से स्टेट में या कहें प्रांत में वहां पे जो प्रांतपति जो होते थे उनको वजी या नाजिम के नाम से जाना जाता था, और इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? सुल्तान करता था। और राजस्व की यदि हम बात करें तो जो राजस्व अधिकारी होता था वो कहलाता था सिख। तो सिख के नाम से राजस्व अधिकारी को जाना जाता था, जो राज्य में हुआ करता था या एक जिले के अंदर होता था। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।